दोस्तों, क्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद ईरान भी जेन-ज़ी के गुस्से का शिकार होने वाला है? ये सवाल आज सबसे बड़ा है। हालांकि हम जेन-ज़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल दुनिया जानती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। हालांकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रत्यक्ष हमला किया था और उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर अमेरिका ले गया। लेकिन ईरान पर अमेरिका का दखल कुछ इसी तरह का है जैसा उसने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ किया था। बल्कि ईरान में तो अमेरिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हमले कर रहा है। आपको याद होगा जुलाई के महीने में भी उसने क्या किया था। हमला किया था ईरान के ऊपर जब ईरान इजराइल से जूझ रहा था। ऐसे में ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बीते एक हफ्ते में देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ किसी एक शहर या किसी एक तबके की कहानी नहीं है, किसी एक तबके के गुस्से की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जन उभार है जिसने पूरे पूरे ईरान को अपने चपेट में ले लिया है। सड़कों पर उतर आए लाखों लोग सत्ता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को सीधे चुनौती दे रहे हैं और शासन बदलने की मांग कर रहे हैं। तो क्या साल 2026 की शुरुआत में ही एक और युद्ध छिड़ने वाला है? यही सवाल आज सबसे बड़ा है। ईरान में ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुए हैं, इसके पीछे सालों से जमा होता हुआ गुस्सा है जो अब विस्फोट की शक्ल ले रहा है और इसी शक्ल में बाहर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी की कमर तोड़ दी है, जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ईरानी करेंसी की कीमत लगातार गिर रही है और जानकार मानते हैं कि ये गिरावट अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। इसी आर्थिक बदहाली ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है और इसकी शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान से हुई है, जब दुकानदारों और व्यापारियों ने महंगाई और आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन अब सिर्फ व्यापारियों का प्रदर्शन नहीं रह गया, बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल हो गए। खासकर जेन-ज़ी जो रोजगार के संकट से जूझ रही है, इस आंदोलन की बड़ी ताकत बनकर उभरी है। युवाओं को लगता है कि मौजूदा व्यवस्था उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है और इन प्रदर्शनों की एक बड़ी खासियत है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। सख्त सामाजिक पाबंदियों और कट्टर नियमों वाले ईरान में महिलाओं का इस तरह सड़कों पर उतरना सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि सरकार और सुरक्षा बलों ने आंदोलन को कुचलने के लिए सख्ती का रास्ता अपनाया है। लाठीचार्ज, गोलीबारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और हिरासत अब ईरान में आम बात हो गई हैं। आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, गाड़ियां और इमारतें जल रही हैं और हिंसा में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। सरकार की सख्ती के बावजूद आंदोलन थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। 25 से ज्यादा प्रांतों में सत्ता के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। लोग सिर्फ सुधार नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, जो खतरनाक है। कुछ जगहों पर तो राजशाही की वापसी की मांग तक सुनाई देने लगी है और ये सब खामनेई और मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इसी बीच अमेरिका की एंट्री ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ईरान को चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म जारी रहा तो अमेरिका इसे रोकने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने ईरान में आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला तो जरूर बढ़ाया है, लेकिन साथ ही सत्ता को और आक्रामक भी कर दिया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने ट्रंप पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है और कहा है कि अमेरिका पर्दे के पीछे युद्ध की साजिश रच रहा था। ये तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब ईरान की यादें अभी ताजा हैं। महज 6 महीने पहले जून में ईरान को अमेरिकी और इजरायली हमलों का सामना करना पड़ा था। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष में अमेरिका भी कूद पड़ा था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई थी। अब जब देश के अंदर हालात बेकाबू हैं तो बाहरी दबाव ने ईरान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। इजराइल की भूमिका भी इस पूरे संकट को और गंभीर बना रही है।
खबर ये भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुलाकर ईरान पर संभावित हमलों के लिए अपनी सेना को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल ईरानी जनता के संघर्ष और उनकी आजादी की आकांक्षाओं के साथ खड़ा है। इस बयान ने तेहरान में खतरे की आशंका को और गहरा दिया है। तो ईरान की स्थिति इस वक्त दोहरे संकट जैसी है। एक तरफ देश के अंदर लाखों लोग सड़कों पर हैं, सत्ता की वैधता को चुनौती दे रहे हैं और आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल जैसी सैन्य ताकतें खुले तौर पर दबाव बना रही हैं। ईरान ने भले ही हाल के महीनों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और सेना को मजबूत करने के दावे किए हों, लेकिन आंतरिक विद्रोह ने उसकी कमर तोड़ दी है, स्थिति कमजोर कर दी है। ईरानी सेना प्रमुख इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल के उकसावे का नतीजा भर मानते हैं, लेकिन सड़कों पर दिख रहा गुस्सा ये साफ कर देता है कि मामला सिर्फ बाहरी साजिश का नहीं है। यह गुस्सा आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां, टूटती उम्मीदें और बंद होते हुए भविष्य से निकला है। ईरान ने 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के बाद ये सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुद्दा सिर्फ सामाजिक आजादी का नहीं, बल्कि आर्थिक अस्तित्व और सत्ता की दिशा को लेकर है। सवाल अब ये भी नहीं है कि ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या मौजूदा सत्ता इस जन दबाव, अंतर्राष्ट्रीय धमकियों और संभावित युद्ध के खतरे के बीच खुद को संभाल पाएगी, या फिर 2026 की शुरुआत ईरान और पूरे पश्चिमी एशिया के लिए एक नई और खतरनाक कहानी लिखेगी। बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के बाद अब ईरान में लोगों का उबाल सड़कों पर है, लेकिन भारत में सब कुछ कुशल मंगल है।